आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम सेकंड भाग यानी कि दूसरा टेस्ट पेपर हम अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपके जो राजस्थान जीके के 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 60 ही प्रश्न, जिससे कि आपके 45 ही प्रश्न की जो काफ़ी तैयारी रहेगी और वो सारे प्रश्न व्याख्या सहित हैं, इसलिए आपके कम से कम दो प्रश्न तैयार होंगे इस वीडियो से। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इससे पहले मैंने वीडियो फर्स्ट अपलोड कर रखा है, वो भी जो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए प्रश्न नंबर शुरुआत करते हैं 1 से, यानी कि 61 नंबर प्रश्न। सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने किया? तो दोस्तों, ये राजस्थान जीके यानी कि कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के 60 प्रश्न हैं, जो कि आपके पेपर में 45 प्रश्न होंगे। तो ऑप्शन है इसमें पहला प्रश्न ये, सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया? तो बप्पा रावल, रतन सिंह, जत्र सिंह, राजा गुहिल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बप्पा रावल। गुहिलों के बाद जो मान्यता प्राप्त शासकों में बप्पा गुहिल के बाद मान्यता प्राप्त शासकों में बप्पा का नाम उल्लेखनीय है और इन्होंने ही सबसे पहले जो सिक्कों का सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। बात करें प्रश्न नंबर 62 की, किस शिलालेख में बिल्लों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया? चीरवे का शिलालेख, नेमिनाथ का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख या फिर बिजोलिया का शिलालेख? तो दोस्तों, बिल्लों के सामाजिक जीवन पर जो प्रकाश डाला गया वो जो श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है उसमें जो डाला गया था। और ये श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है वो एकलिंग जी से 6 मील दूर जो श्रृंगी ऋषि उनके आश्रम पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा इस शिलालेख में मेवाड़ के जो महाराणा हमीर हैं, क्षत्र सिंह हैं, लक्ष्य सिंह हैं और महाराणा मोक्कल हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो अभिलेख है, शिलालेख हैं, वो उदयपुर के जो एकलिंग जी हैं उनसे 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 63 है, इनको हमें सुमेलित करना है। एक तरफ सिक्के दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो पहला है त्रिशूलिया, मोहम्मद शाही, गुमान शाही, मदन शाही और राज्य है इसमें जैसलमेर, कोटा, झालावाड़ और उदयपुर। तो इनकी हमें जो इसमें मिलान करनी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि त्रिशूलिया जो है वो उदयपुर में है, उदयपुर का प्रचलित सिक्का है। और जो मोहम्मद शाही है वो जैसलमेर का है और गुमान शाही वो कोटा का है। इसके अलावा जो मदन शाही है वो है झालावाड़ का। तो इस प्रकार ये इनका मिलान सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है, स्वप्न राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना किसने की? स्वप्न राजस्थान एक किताब ग्रंथ है, उसकी रचना किन्होंने की? तो ऑप्शन अपने रामनाथ रत्नू, जगदीश सिंह गहलोत, मुंशी देवी प्रसाद और सूर्यमल मिश्रण। तो स्वप्न राजस्थान की जो रचना की थी वो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा की गई थी। इनके अलावा इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। इन्होंने जो बाबरनामा, हुमायूंनामा और जहांगीरनामा, इन तीनों ग्रंथों को, ये जो फारसी ग्रंथ हैं, इनका हिंदी अनुवाद किया था। इसके अलावा इनके द्वारा जो मोहनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया था, जो मुंशी देवी प्रसाद है, इन्हीं के द्वारा मोहनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया था। 65 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? अर्णोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान या विग्रहराज चौहान? तो जो विग्रहराज चतुर्थ हैं इनको चौहान वंश का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, इनके शासनकाल को, जिनको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा
विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों और साहित्यकारों के आश्रयदाता थे, इसलिए इनको कवि बांधव की उपाधि भी दी गई थी। और इन्होंने एक नाटक की भी रचना की थी जिसका नाम है हरिकेली नाटक। प्रश्न नंबर 66 है, सामोद महल कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, सीकर, अजमेर। तो जो सामोद महल है वो जयपुर ज़िले में ही है, चोमू के निकट सामोद में, ये जो जयपुर में स्थित है सामोद महल। बात करें 67 नंबर प्रश्न की, तो काष्ठ महल कहाँ स्थित है? काष्ठ प्रासाद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो जो काष्ठ महल है, जो लकड़ी का महल बना हुआ है, वो झालावाड़ ज़िले में बना हुआ है। वहाँ के जो शासक थे राजेंद्र सिंह, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था कृष्ण सागर झील के किनारे। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सा असुमेलित युग्म है? इनके शहरों के उपनाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा असुमेलित है? फर्स्ट है किलों का शहर। किलों का शहर है जो जोधपुर को कहा जाता है। कुमारिका खंड बांसवाड़ा को कहा जाता है। गढ़ियों का शहर सुजानगढ़ को कहा जाता है। स्तंभों का नगर ये रणकपुर को कहा जाता है, सुजानगढ़ को नहीं कहा जाता है। जो स्तंभों का नगर है वो गलत है, इसमें सुजानगढ़ को नहीं कहा जाता है, ये रणकपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69 है, ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान कितनी एजेंसियों में विभक्त था? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान 4 एजेंसियों में विभक्त था। वो विभक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट तो थी मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना एजेंसी। सेकंड थी इसमें जयपुर एजेंसी। थर्ड थी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर। और चौथी थी राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा। प्रश्न नंबर 70 है, पाप हतस अंकन वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? पाप हतस अंकन वाली मुद्रा सुनारी, सौथी, नोह या फिर डाडा थोरा। तो ये जो पाप हतस वाली अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई वो हमें नोह भरतपुर से प्राप्त होती हैं। और नोह भरतपुर जिले में स्थित है और ये रूपारेल नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा यहाँ से आर्य सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता, महाभारत काल तथा कुषाण और मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और इसका महत्वपूर्ण योगदान है वो लौह युग के विकास से जुड़ा हुआ है। बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो हिंदुआ सूरज कौन कहलाते हैं? मेवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, आमेर के शासक, मेवाड़ के शासक कहलाते हैं। मेवाड़ के महाराणा अपनी स्वतंत्रता और कुल गौरव की रक्षा के कारण हिंदुआ सूरज कहलाते थे। बात करें 72 नंबर प्रश्न की, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे? तो रोशन बेग जी हैं जो कौन से राज्य के क्रांतिकारी थे? जोधपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। रोशन बेग ने कोटा राज्य की सेना के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्रोहियों को सौंप दिए थे और कैथुनी पोल युद्ध में जनरल रॉबर्ट के विरुद्ध लड़ते हुए रोशन बेग ने वीर गति को प्राप्त की थी। बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब हुई? 1515, 1516, 1517, 1518। तो बांसवाड़ा राज्य की स्थापना महाराणा जगमाल के द्वारा जो 1518 में की गई थी। 74 नंबर क्वेश्चन है इसमें, सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह व चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य के मध्य हुए युद्ध के दौरान चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जौहर किया। तो यह चित्तौड़ का कौन सा शाखा था? पहला, दूसरा, ढाई या फिर तीसरा? तो ये जो शासक हुआ था 1534 में, ये दूसरा शासक था। पहला शाखा जो हुआ था वो रावल रतन सिंह के समय में हुआ था, पद्मिनी के समय, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और तीसरा शाखा है जो अकबर ने आक्रमण किया था और उदय सिंह के समय में हुआ था। और दोस्तों इसी दूसरे शाखे के समय रानी कर्णावती ने युद्ध में मदद के लिए
हुमायूं को राखी भेजी थी। 75 नंबर प्रश्न है, बाणगढ़ अजबगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर। तो जो बाणगढ़ अजबगढ़ के किले हैं वो अलवर ज़िले में स्थित हैं। इनको भूतों का किला भी कहा जाता है बाणगढ़ को। अजबगढ़ और बाणगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। बाणगढ़ को खंडहरों का नगर भी कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ की किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी? तो ये जो दी गई थी वो महाराणा फतेह सिंह को दी गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1857 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, इनको ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी। बात करें 77 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से भी बेहतर है? कि बुरा से बुरा देसी राज्य हो लेकिन उससे वो जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तो ये जो कहा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 19 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, मार्टिन लूथर। 78 नंबर प्रश्न है, किस शासक का साम्राज्य सबसे विस्तृत चौहान साम्राज्य था? पृथ्वीराज द्वितीय, अरुणराज चौहान, गोविंदराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय चौहान। तो पृथ्वीराज तृतीय इनके जो शासनकाल को यानी इनके जो शासक का जो साम्राज्य था वो सबसे विस्तृत साम्राज्य था चौहानों का। 1178 में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश के शासक बनते हैं, जिन्हें कथाओं में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और राय पिथौरा अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट थे। बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, तो यह किसका कथन है कि राजस्थान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसा युद्ध भूमि नहीं हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर हो जिसमें लियोडिनास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो। तो यह कथन किसका है? तो कर्नल टोड, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज बोलेरो और लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो कहा था ये कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध के समय कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने यह शब्द 1829 में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा। उन्होंने राजपूताना को राजस्थान का नाम दिया था। कर्नल टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से और राजस्थान इतिहास का पितामह के नाम से जाना जाता है। बात करें 80 नंबर प्रश्न की, तो 80 नंबर प्रश्न है वो इसमें है कि चंपानेर की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी, या फिर किन के मध्य हुई थी? तो चंपानेर की संधि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और बाबर, और राणा प्रताप और मानसिंह, और महाराणा अमर सिंह और अकबर के। तो चंपानेर की संधि राणा सांगा और बाबर के मध्य हुई थी। राणा सांगा और बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर चंपानेर की संधि की थी। प्रश्न नंबर 81 है, राजस्थान का वह दुर्ग जो मध्य में होने के कारण प्रायः प्रत्येक युग में आक्रमणकारियों का शिकार होता रहा? चौमुहागढ़, लोहागढ़, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़? इसका सही उत्तर है तारागढ़ अजमेर वाला। अरावली पर्वतमाला के एक उन्नत शिखर पर स्थित अजमेर का तारागढ़ दुर्ग काफ़ी प्रसिद्ध है, और राजपूताना के मध्य में अवस्थित होने के कारण तारागढ़ प्राय प्रत्येक युग में आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इस दुर्ग पर मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मालदेव और मुगल बादशाहों का यहाँ पे आधिपत्य रहा था। प्रश्न नंबर 82 है, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय वह चित्रकार जिसने आदमकद का चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली? नूरुद्दीन, कृपाराम, बलदेव, साहिब राम? तो इसका सही उत्तर है साहिब राम।
दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम से वहाँ पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लें और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 82 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या है इसमें। सवाई प्रताप सिंह का समय 1779 से 1803 इस काल का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसके समय चित्रकला में काफ़ी उन्नति हुई थी, लेकिन जो आदमकद चित्रकला की जो उन्नति हुई थी वो सवाई जो ईश्वरी सिंह हैं उनके समय में हुई थी। 83 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी स्त्रियों का वह लोक सर्वप्रिय त्यौहार जिसे विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है, और राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में सास और बहू को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए। तो यह कौन सा त्यौहार है? तीज, होली, दीपावली और करवा चौथ। तो ये जो त्यौहार है वो सावन के महीने में आने वाला तीज है, जो कि विवाह के पश्चात पहला तीज है जो पीहर में मनाने की परंपरा है। और एक प्रथा के अनुसार विवाह के पश्चात जो सास बहू होती है उनको कभी भी साथ में यह त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, इसलिए ससुराल वाले किसी अनिष्ट के भय से उसे पीहर भेज देते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सा है? गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, नरहड़ पीर के उर्स झुंझुनू, तारकिन का उर्स नागौर और चुंगी तीर्थ जालौर। तो चौथा ऑप्शन इसका गलत है इसमें, क्योंकि चुंगी तीर्थ है वो है जो जैसलमेर जिले में है, और काकनी नदी के मध्य में जो गणेश जी का एक प्राकृतिक प्रतिमा के लिए जो चुंगी तीर्थ प्रसिद्ध है। 85 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों का है? नानड़ा, जामसाई, लुगड़ा या सभी। दोस्तों ये तीनों जो वस्त्र हैं वो आदिवासी महिलाओं के हैं, और जामसाई जो वस्त्र हैं वो आदिवासी स्त्रियों की साड़ी हैं, और जिसे वे विवाह के अवसर पर पहनती हैं, जिसमें जो निर्मित फूल पत्तियां युक्त बेल को 2 पंक्तियों के मध्य बूटा छपा होता है। नानड़ा आदिवासी स्त्रियों का ही एक प्राचीन वस्त्र है, जिसमें नीले छींट और चतुष्कोण की तितली भांत की जो बनाया जाता है। इसके अलावा जो लुगड़ा है वो विवाहित स्त्रियों का पहनावा है, जो सफ़ेद जमीन पर लाल रंग की बूटी से निर्मित होता है। बात करें 86 नंबर प्रश्न की, तो राजस्थान का वह लोक नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जिसमें चंग वाद्य यंत्र की चाल पर है जो तेज़ गति से चक्राकार रूप में लड़कियां करती हैं। तो ये जो लोक नृत्य हैं कौन सा है? डांडिया, चक्री, बम या फिर नेजा। तो हाड़ौती अंचल का यह प्रसिद्ध नृत्य है और वो है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कंजर, कालबेलिया और बेड़िया जाति की कुंवारी कन्याओं लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और यह नृत्य चंग की ताल पर तेज गति से चक्राकार रूप में नृत्य करती हुई चक्री की तरह घूमकर प्रस्तुत किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न, राजस्थान की वह बोली जिसे ग्रियर्सन महोदय ने बिल्ली बोली कहा है, एवं इस बोली की विशेषता ये है कि उसमें च और छ का उच्चारण स करते हैं। जैसे च और छ होता है उसको स बोला जाता है, जैसे चाय है तो उसको साय बोला जाता है, और जैसे चरना है तो उसको सरना बोला जाता है, और था के स्थान पर हत्तों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल वहाँ गया था तो मैं कल वहाँ गया हत्ता, ऐसा है जो इसमें बोला जाता है। तो ये किस बोली की विशेषता है? डुंडाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तो दोस्तों ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली है वागड़ी। वहाँ है जो इसको बोला जाता है, जिसमें च और छ को स बोलते हैं और था के स्थान पर हत्तो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस बोली पर गुजराती बोली का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है, और ग्रियर्सन महोदय ने वागड़ी बोली को ही बिल्ली बोली का नाम दिया था। बात करें 84 नंबर प्रश्न की, 88 नंबर प्रश्न की, कि 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। इससे प्रभावित होकर निम्न में से किन लोगों ने राजस्थान की महिलाओं को सती न होने के लिए प्रेरित किया था? मेजर लुडलो, कर्नल रॉबिन्सन, पंडित सुखराम और इन सभी ने। तो इन सभी ने जो राजस्थान की महिलाओं को सती न होने के लिए प्रेरित किया था, और ये सती प्रथा का जो नियम है वो 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया था। इसकी व्याख्या है इसमें कि 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था और 1830 में लागू किया गया था। इसे उत्साहित होकर मेजर लुडलो, कर्नल रॉबिन्सन, पंडित सुखराम
ने अभिताज्य एवं सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको सत्य न होने के लिए प्रेरित किया था। 89 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस किले की अजयता के बारे में ताज उल मासिर का लेखक जो हसन निजामी है वो लिखता है कि ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, अर्थात जब भी कोई इस किले के में पतन हुआ उसमें विश्वासघातियों की प्रमुख भूमिका रही थी। वह कौन सा किला है? जालोर किला, जूनागढ़ का किला, जयगढ़ का किला या चित्तौड़ का किला? तो इसका सही उत्तर है जालोर का किला। जालोर किले की अजयता के बारे में हसन निजामी कहता है कि इसके दरवाजे के कोई आक्रमणकारी इसको नहीं खोल सका क्योंकि इसके पतन में हमेशा विश्वासघातियों की भूमिका रही है। 90 नंबर प्रश्न है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनके पीला पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? चिंतामणि पार्श्वनाथ के नाम से जो इनका मंदिर बना हुआ है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो लोदरवा, जैसलमेर, कोटा, भरतपुर। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन एक समान दिखने वाले हैं, एक तो है लोदरवा और एक है जैसलमेर, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो लोदरवा है क्योंकि पर्टिकुलर जो स्थान दिया गया है और मंदिर है जो लोदरवा में बना हुआ है। अगर लोदरवा नहीं होता ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन हो जाता जैसलमेर, लेकिन लोदरवा दे रखा है तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें लोदरवा। लोदरवा जो कि भाटी राजपूतों की प्राचीन राजधानी थी और यहाँ पे चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर पीले पत्थरों से बना हुआ है और लोदरवा जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 91 है, रामलला, अली रजा व हसन किस चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मेवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर। तो ये जो चित्रकलाकार थे ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे, रामलला, अली रजा और हसन। बीकानेर शैली का जो समृद्ध रूप है वो राजा अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है और अनूप सिंह के समय ही रामलला, अली रजा और हसन आदि के नाम है जो आते हैं। प्रश्न नंबर 92 है इसमें, पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी लोग आते हैं। यह मेला किस महीने में लगता है? तो पुष्कर का जो मेला है वो कब लगता है? कार्तिक महीने में, अगस्त महीने में या माघ महीने में या फिर चैत्र महीने में? तो कार्तिक महीने में जो लगता है वो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और नवंबर महीने से जो शुक्ल पक्ष में जो कार्तिक महीने की एकादशी होती है वहाँ से जो पूर्णिमा तक ये मेला मनाया जाता है। और अजमेर के पास हिंदुओं के प्राचीन तीर्थ पुष्कर राज हैं जिसे तीर्थ राज प्रयाग का गुरु भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, किस व्यक्तित्व ने सहरिया की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति की जो व्यक्तित्व है उनसे प्रभावित होकर कहा कि सहरिया को आप एक रोटी खिला दीजिए वह आपको जीवन भर याद रखेगा। तो राजस्थान में सहरिया जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले में पाई जाती हैं और उसकी दो प्रमुख तहसीलें हैं, पंचायत समितियाँ हैं, शाहबाद और किशनगंज। 54 नंबर प्रश्न है, अलवर चित्रकला शैली के किस शासक का काल स्वर्ण युग कहलाता है? प्रताप सिंह, विनय सिंह, बख्तावर सिंह, यह सभी। तो अलवर चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो विनय सिंह के समय में हुआ था और विनय सिंह ने दिल्ली दरबार से आए कलाकारों को अपने यहाँ पे आश्रय दिया था और स्वयं बलदेव नामक चित्तरा से चित्रकारी सीखते थे। विनय सिंह जो स्वयं खुद बलदेव नामक जो चित्तरा था उनसे अपनी चित्रकारी सीखते थे। चंग नृत्य कहाँ पे किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। तो जो चंग नृत्य हैं वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में जो किया जाता है। 96 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा के मिश्रित वह ग्रंथ जिसके रचयिता नरपति नाला हैं और जिसमें चौहान वंश विशेषकर विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बिसल देव जिसका समय है जो 1158 से 63 रहा शासनकाल की जानकारी मिलती है, तो वह कौन सा ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है इसमें बिसल देव रासो ग्रंथ है जो कि राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित ग्रंथ है। 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है?
आदिवासी, राजपूत, दलित, जाट। तो ताराबाद की जो ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। इसमें ज़मीन भूरी लाल व किनारों का छोर काला षटकोणीय आकृति वाला तारों जैसा होता है, इसलिए इसको ताराबाद की ओढ़नी कहा जाता है। 98 नंबर प्रश्न है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल वसई और लूण वसई मंदिर कौन से मंदिर हैं? वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर, शिव मंदिर और बौद्ध मंदिर। तो जो विमल वसई और लूण वसई मंदिर है वो आबू के जैन मंदिर हैं और इनका निर्माण है जो विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा चालुक्य वंश के शासक में जो वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा यहाँ आबू में ही जो नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे लूण वसई मंदिर या फिर देरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी का दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? अफ़गान, पर्शिया, अफ़गानिस्तान, कश्मीर या फिर सिंध। तो ब्लू पॉटरी का जो उद्गम हुआ था वो पर्शिया से हुआ था। पर्शिया इसका करेक्ट आंसर है। बर्तन बनाने की कला को पॉटरी कहा जाता है, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और ब्लू पॉटरी मूलतः पर्शिया, ईरान की देन है। राजस्थान में इसे लाने का श्रेय जो आमेर के राजा हैं मानसिंह, उनको जाता है। और ब्लू पॉटरी के जादूगर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, जिनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है इस कला के ऊपर। 100 नंबर प्रश्न है, नाता क्या है? मृत्यु बोझ का दूसरा नाम है, घोड़ों का अस्तबल है, परिवार का बुजुर्ग है या फिर रिश्तों का एक नाम है। तो नाता जो होता है वो रिश्तों का एक नाम है और नाता रिश्ते का नाम है जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं और यह प्रथा विशेषतः आदिवासी मीणा जाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया, कहाँ से जोड़ा गया? गजनेर के निकट, पोंग बांध के निकट, साधुवाली के निकट या लोहगढ़ के निकट। तो इन दोनों को जो जोड़ा गया, गंग नहर को और इंदिरा गांधी को नहर को, ये लोहगढ़ के निकट जोड़ा गया था। गंग नहर को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, जो कि राजस्थान की पहली नहर थी। और इंदिरा गांधी नहर का जो पहला नाम था वो था राजस्थान नहर। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पत्थर व चूने पत्थर से निर्मित बांध कौन सा है? जवाई, बंद बारेठा, पांचना, माही बजाज सागर। तो ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित बांध है वो पाली जिले में जवाई बांध है और पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण कौन सा है? अरब सागर मानसूनी हवाओं के समांतर अरावली पर्वत का होना, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में लगभग आते आते सूख जाता है और राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों कारण राजस्थान में कम वर्षा के कारण हैं। प्रश्न नंबर 104 है, कौन सा असंगत है? माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, लूणी नदी अजमेर जोधपुर में और बनास नदी भीलवाड़ा टोंक में और चंबल नदी कोटा भीलवाड़ा में। तो ये जो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो चंबल नदी है वो भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित नहीं होती हैं। 105 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं हैं और राजस्थान में निम्न में से किस दिवस को सूर्य ताप की सबसे लंबी अवधि रहती है? अर्थात सबसे बड़ा दिन कब होता है राजस्थान में? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। तो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है और 21 जून को ही राजस्थान पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 106 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की 170 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती हैं। इस सीमा में राजस्थान के 4 जिले जुड़े हुए हैं, SBBJ। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है इसमें जोधपुर। जोधपुर इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल है श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 107 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जो भौतिक विभाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, सीमावर्ती इलाके, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली की जो औसत ऊंचाई वो 915 मीटर है। तो आपको कमेंट करना है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है।
भूरी बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पाई जाने वाली मिट्टी की इसमें से कौन सा कथन सही है? भूरी बलुई मिट्टी में 85 से 90% बालू होती हैं। मिट्टी में जीवांश व चूने की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में बाजरा, मोठ और गवार आदि उगाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 109 नंबर प्रश्न है, राज्य में वाटर लॉसिंग की समस्या क्या है? जल मग्नता में से भूमि का दलदली होना या फिर सेम की समस्या को ही वाटर लॉसिंग समस्या कहते हैं। अगला प्रश्न 110 नंबर प्रश्न, उदयपुर जिलों की नगरी कहलाता है। उदयपुर में बहुत सी जिले हैं, तो इनमें से कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है? पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर और जयसमंद। सॉरी, उदयपुर जिले की नहीं, उदयपुर शहर में नहीं की पूछा है। तो कौन सी उदयपुर शहर में नहीं है? तो पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर तो उदयपुर शहर में है, लेकिन जो जयसमंद झील है वो उदयपुर शहर में नहीं होकर उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो दूर स्थित हैं, और ये राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ये भी कंफ्यूज करने वाला है कि कौन सा उदयपुर ज़िले में तो है लेकिन उदयपुर के शहर में नहीं है। तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन है ये। 111 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के 7 संभाग जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, इनमें से भरतपुर संभाग में कौन सा जिला आता है? तो इनमें से जो भरतपुर संभाग में जिला आता है वह है करौली। करौली जिला जो भरतपुर संभाग में आता है, और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 जिले जो भरतपुर संभाग में आते हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि भरतपुर राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है, जिसका गठन 4 जून 2005 को हुआ था। और भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो 18,186 वर्ग किलोमीटर है। बात करें 112 नंबर प्रश्न की, तो कौन सा इसमें असंगत है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4,850 किलोमीटर, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी 826 किलोमीटर। तो ये इसमें जो गलत हो जाएगा, 826 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो 869 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, उसका राजाखेड़ा तहसील का गांव है सिलाना, और पश्चिमी जिला जैसलमेर का जो तहसील है सम तहसील, उसके कटरा गांव के मध्य की दूरी है वो 869 किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए, आप कमेंट करना कि राजस्थान के सबसे उत्तर दिशा में कौन सा गांव आता है, उत्तरतम दिशा में गांव कौन सा है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 113 है, राजस्थान के सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर जिले में है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा आखेट क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक आखेट तो जोधपुर में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। साथिन, जोड़बीड़, बड़रौत या फिर संवत्सर कोटसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संवत्सर कोटसर। ये जो सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल 7,091.4 वर्ग किलोमीटर आता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? सुमेलित करना है इनको। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जो आते हैं वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, मरुवास वनस्पति उद्यान। प्रथम फुलवारी किनाल उदयपुर में है, और एक मिनट दोस्तों, इसमें फुलवारी किनाल है वो उदयपुर में है, और आकलवुड फॉसिल्स पार्क ये जो जैसलमेर ज़िले में है। प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ में है, और वनस्पति उद्यान है वो माचा सफारी जो है जोधपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन थार के मरुस्थल में है। यह पाइपलाइन निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? तो विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन है जो कि थार के मरुस्थल से होकर गुजरती हैं,
यह किन दो राज्यों से संबंधित हैं? राजस्थान गुजरात, गुजरात पंजाब, मध्य प्रदेश पंजाब, केरल कर्नाटक। तो ये राजस्थान और गुजरात से संबंधित हैं। यह लाइन राजस्थान के नागाना, जो कि बाड़मेर जिले में आता है, से लगा के गुजरात के सलाया गांव तक 600 किलोमीटर तक बिछाई गई हैं। और विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन का खिताब इसको 4 फरवरी 2009 को मिला था। तेल परिवहन के लिए लासार्स एंड ट्रूबो कंपनी की ओर से तैयार की गई यह पाइपलाइन पूरी तरह से ऊष्मारोधी है। ये इसकी खास विशेषता है। प्रश्न नंबर 116 है, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 2004 में। दोस्तों, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेज यूट्यूब के नाम से वहाँ मिल जाएगी। आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसकी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने राजस्थान के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं वो सारे अपलोड कर रखे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इससे पहले एक जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो भी अपलोड कर रखा है, वो भी आप जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 117 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। इससे संबंधित कौन सा सत्य कथन है वो चुनना है। तो लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों का वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, ट्राइबल प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र संचालित करता है, प्रदर्शनियों, सेमिनारों और व्यापारिक मेलों का आयोजन करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो राजसिकों से संबंधित हैं। एक 118 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के गृह मंत्री को, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को? तो राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 156 में मिलता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर अपना पद धारण करता है। वह अधिकतम 5 वर्ष तक है जो अपने पद पर रह सकता है, किंतु अगर राष्ट्रपति चाहता है तो किंतु इससे पहले भी जो पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान में शीर्ष पर कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, या मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव? तो जो मुख्य सचिव होता है वो प्रशासनिक पद सोपान पर सबसे शीर्ष पर होता है। मुख्य सचिव राज्य के सचिवालय का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है, और वरीयता क्रमांक में सबसे ऊपर होता है, शीर्ष पे होते हैं। 1873 से मुख्य सचिव सभी राज्यों के वरिष्ठतम लोक सेवक हैं। 120 और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये 1959 में हुई थी। इसका सही उत्तर है ब। तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सबसे पहले नागौर के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें का गठन किया गया है। राजस्थान के पश्चात 11 अक्टूबर को यानी कि उसी साल 1959 को आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ये थे दोस्तों राजस्थान जीके के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके 45 प्रश्नों को कवरेज करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नया जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो कल है जो मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।